हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का ओनो स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम एक नई कक्षा लेकर आए हैं जिसमें हमने पिछली कक्षा में कार्यपालिका के पार्ट 1 को देखा था, ठीक है। और आज हम कार्यपालिका के पार्ट 2 यानी कि कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति को पढ़ रहे थे। और राष्ट्रपति से संबंधित कुछ चीज़ों को देखा था हमने कि राष्ट्रपति बनने की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, राष्ट्रपति कैसे होगा, मतलब कि कहाँ प्रावधान है राष्ट्रपति का। तो जैसे हमने देखा था कि भारत का एक राष्ट्रपति का, और इस प्रकार से चीज़ों को हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन कैसे होगा राष्ट्रपति का, कैसे राष्ट्रपति चुना जाएगा, ठीक है। तो आज हम राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित चीज़ों को देखेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, या ठीक है, और कैसे राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। तो हम राष्ट्रपति का निर्वाचन देख रहे थे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सबसे पहले क्या होता है कि एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, यानी कि एक निर्वाचक मंडल होता है। क्या होता है? निर्वाचक मंडल। तो देखते हैं कि उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होता है। तो यहाँ देखेंगे हम और लिखेंगे कि निर्वाचक मंडल। क्या देखेंगे? निर्वाचक मंडल, ठीक है। कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देते हैं, क्योंकि उसमें आम जनता वोट नहीं देती है। अब देखते हैं कि क्यों नहीं देती है। तो सबसे पहले निर्वाचक मंडल देख लेते हैं कि उसमें कौन कौन आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, क्या देखा था पहला, कि संसद के दोनों सदनों के, संसद में 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ठीक है। एक ये लोग वोट देते हैं कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित। अगर दोनों सदनों की बात करें यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा एक राज्यसभा और दूसरी होती है इसमें लोकसभा, ठीक है। तो इसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो क्या होंगे? वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग, यानी कि वोट देंगे, ठीक है, या भाग लेंगे। तो एक तो होगा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। फिर अगला क्या है? अगला है कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। किसके? राज्य विधानसभाओं के, राज्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यद्यपि कुछ राज्यों में विधान परिषद यानी द्विसदनीय व्यवस्था पाई जाती है, जैसे कि 6 स्टेट हैं। आपको रिमाइंडर के तौर पर मैं बता दूं कि जैसे यूपी हो गया, ठीक है, यूपी में 2 सदनीय व्यवस्था है। यूपी हो गया, आंध्र प्रदेश, ठीक है, बिहार, कर्नाटक, और इस प्रकार से ये 6 स्टेट हैं जिनमें 2 सदनीय व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि 2 सदन, विधान परिषद भी, विधानमंडल, ठीक है, वहाँ के विधानमंडल में 2 सदन, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है, इसमें सिर्फ हम देखेंगे कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और कौन होगा इसमें? अगला होगा इसमें कि इसमें होगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली,
पुदुचेरी, या इसी को पांडिचेरी भी बोलते हैं। और 2019 के बाद इसमें एक नया जोड़ा गया है जिसको बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। तो क्योंकि ये नया आया अभी, कब ये प्रावधान लागू हुआ, 25 जनवरी 2020 से, ठीक है। यहाँ से ये किसको शामिल किया गया इसमें, जम्मू एंड कश्मीर में। तो अब ये लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है। कौन कौन, कि संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों निर्वाचित सदस्य यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित होते हैं। आपको पता है कि राष्ट्रपति कुछ लोगों को मनोनीत भी करता है। क्या करता है, जैसे वो राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है और लोकसभा में 2 लोगों को नियुक्त करता था, यानी कि मनोनीत करता था। अब प्रावधान नहीं है ये वाला, इसको हटा दिया गया। पहले लोकसभा में क्या करता था, राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता था, ठीक है। किसको करता था, एंग्लो इंडियन को। लेकिन अब इस प्रावधान को हटा दिया गया, किसको, कि अब लोकसभा में नियुक्त नहीं होते हैं, ठीक है। अब क्या है, अब है इसमें कि निर्वाचित सदस्य, सिर्फ अब निर्वाचित सदस्य होंगे, किसके, वो भी राज्यसभा के और लोकसभा के, ठीक है। जब राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो क्या किया जाएगा कि एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा, ठीक। एक निर्वाचक मंडल होगा और उस निर्वाचक मंडल में कौन होंगे, संसद के दोनों जो होते हैं सदन, संसद के दोनों सदनों के, ठीक है, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेंगे उसमें, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के, हमको पता है कि संसद में 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, राज्यसभा और लोकसभा। तो इसमें सिर्फ वही लेंगे जो क्या है, जो सदस्य निर्वाचित है, यानी कि निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। फिर दूसरे कौन है, दूसरे में राज्य विधानसभाओं के, जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, उसके निर्वाचित सदस्य, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विधायक, एमएलए, ठीक है, वो भाग लेंगे। और इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आपके एमपी आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएंगे, आपके एमएलए, एमपीज और एमएलए भाग लेंगे। फिर क्या लिखा, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें है दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, इनके सदस्य भी भाग लेंगे, जो निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। तो ऐसे एक निर्वाचक मंडल का गठन किया जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या होगा कि निर्वाचक होगा, ठीक है, ये तो होगा इससे संबंधित। लेकिन एक बात याद रखना, ये वो है कि मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। क्या है, मनोनीत सदस्य निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। और मनोनीत कौन होता है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को नियुक्त करता है और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नियुक्त करता था, लेकिन अब नहीं करता है। ये पिछली बात है, 25 जनवरी 2020 से लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाएगा। ये प्रावधान 104वें संशोधन के तहत हटा दिया गया, ठीक है। अब याद रखना कि सिर्फ अब राज्यसभा में मनोनीत होते हैं 12 सदस्य, ठीक है। और कौन होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश, जहां केंद्र शासन चलता है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को अभी जोड़ा गया है, ठीक है। तो इनके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जहां विधानसभाएं होती हैं। तो कौन कौन होगा, एक तो 28 राज्य हो गए और प्लस ये 3 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो कितने हो गए, टोटल 31, यानी कि 31 राज्यों के, ठीक है। 28 राज्य हो गए और 3 ये, तो ऐसे टोटल 31। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित चीजें। अब देखते हैं कि और इसमें क्या क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में। इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, 2 शब्द हैं इसमें, अनुपातिक
और प्रतिनिधित्व, अनुपातिक और प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। इन दो कैसे चुना होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि इसका मतलब है कि जिस अनुपात में जिस पार्टी को वोट मिलेगा, ठीक है। एक बार इसको समझ लेते हैं दोनों चीज़ों को, ठीक है। कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में दो चीज़ों को किया जाता है। पहला है अनुपातिक, किसको? अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो इनको ध्यान से समझना चाहिए व्यक्ति को। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। और दूसरी है एकल मत। कौन सी है? एकल मत संक्रमणीय, एकल मत एकल मत संक्रमणीय हस्तांतरण प्रणाली। हस्तांतरण प्रणाली, ठीक है। इसके तहत क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। किसके तहत? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। कौन सी है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सबसे पहली बात समझते हैं कि हमने निर्वाचक मंडल सोचा, ठीक है। अब इसका चुनाव कैसे होता है? कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि जिस अनुपात में जिस व्यक्ति को या जिस उम्मीदवार को वोट मिलेंगे या जिस पार्टी को जिस अनुपात में वोट मिलेंगे, उसके उम्मीदवार उतने ही चुने जाएंगे। जैसे एक उदाहरण को समझते हैं कि जिस अनुपात में के बारे में, जैसे कि इसको उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लेते हैं कि 100 वोटर हैं, ठीक है। क्या है? 100 वोटर हैं। कितने वोटर हैं? यानी कि वोटर कितने हैं? मान लेते हैं कि 100 वोटर हैं, ठीक है। 100 वोटर हैं और 20 पद हैं। कितने पद हैं? 20 पद हैं, चाहे वो एमपीज के मान लो आप या एमएलए के मान लो, ठीक है। कितने हैं? वोटर कितने हैं? 100 और पद कितने हैं? 20, ठीक है। याद रखना कि वोटर कितने हैं? वोटर आपके हैं 100 और 20 पद हैं। 20 पद को आप चाहे एमएलए के मान लो और चाहे एमपीज के मान लो, 20 पद हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब 4 उम्मीदवार या 4 पार्टी खड़ी होती है। मान लेते हैं 4 पार्टी हैं, ए, बी, सी और डी। ये 4 पार्टी हैं, 1 2 3। ए पार्टी है, बी एक पार्टी है, सी एक पार्टी है, डी एक पार्टी। मान लेते हैं कि टोटल वोट कितने हैं? 100। अब ए पार्टी को मिला है 40% वोट, ठीक है। ए पार्टी को कितना मिला? 40% मिला। बी को मिला 20%, सी को मिला 30%, ठीक है। ऐसे करके, और डी को मिला 10%। डी को कितना मिला? 10% मिला। ये पार्टियां और इनको मिला इतना वोट, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि ये कैसी है? कि ये अनुपातिक प्रतिनिधि, जिस अनुपात में वोट मिलेंगे उस पार्टी का उतना प्रतिनिधित्व होगा, ठीक है। अब ए को मिला है 40, कितना मिला है? 40, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ए को 40, तो 20 का 40% कितना हुआ? 8। तो 8 कैंडिडेट होगा, 8 पद इसके होगा। 20 का 20% कितना होगा? 4, ठीक है। 30 का होगा 6 और 10 का होगा 2।
8 4 12, 12 6 18, 18 2 20। ठीक है, तो 8 पद किसके होगा? ए के होगा। 4 पद किसके होगा? बी के। 6 सी के और 2 डी के। तो ये होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और ये दो प्रकार की होती है। एक होता है लिस्ट सिस्टम। क्या होता है? एक होता है लिस्ट सिस्टम और दूसरा होता है सिंगल ट्रांसफेरेबल। ठीक है, क्या होता है? सिंगल ट्रांसफेरेबल। तो एकल संकरणीय मत हस्तांतरण प्रणाली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक लिस्ट सिस्टम होता है और एक होता है सिंगल ट्रांसफेरेबल सिस्टम। ठीक है, तो ये हो गई। और ये जो प्रणाली होती है एकल संकरणीय मत हस्तांतरण प्रणाली, ये बहु सदस्यीय या बहुपक्षीय, इसको बोलते हैं कि बहुसदस्यीय। बहुसदस्यीय दलों में, यानी कि जहां बहुत सदस्यीय पद होते हैं वहां इस प्रणाली को लागू किया जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई इससे संबंधित चीजें। अब देखते हैं कि निर्वाचक कि इनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। जो एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली है उसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको देखा हमने। अब देखते हैं कि जो व्यक्तियों का चुनाव होता है, जो एमपी एमएलए वोट डालते हैं, तो उनको क्या करना होता है कि वोट डालते हैं तो उनका एक वोट का वैल्यू होता है। उनके वेट जो वोट होता है उसका एक वैल्यू होता है। तो सबसे पहले निकालते हैं हम कि एक विधायक के मत का मूल्य, क्योंकि राज्य की विधानसभाओं के, तो हम निकालते हैं कि एक विधायक के मत का, एक विधायक के मत का मूल्य, एक विधायक के मत का मूल्य निकालेंगे हम। तो कैसे निकालते हैं इसको? इसको निकालते हैं, इसमें लिखते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या। क्या लिखते हैं? राज्य की कुल जनसंख्या। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या। और फिर नीचे लिखेंगे कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या लिखेंगे? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, जब हम किसी विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं तो उसमें हम क्या देते हैं कि राज्य की विधानसभा, जो राज्य की कुल जनसंख्या होती है उसमें भाग लगा देते हैं। और जो सदस्य चुने जाते हैं उनसे भाग देते हैं। और फिर क्या करते हैं उसमें? हम उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो संख्या बड़ी आएगी तो जोड़ घटाव में दिक्कत आती है। इसलिए हम उसको फिर 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कैसे? इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझो। किसको? कि एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकलेगा। क्या लिखा है उसमें कि राज्य की विधान कुल जनसंख्या, मान लेते हैं कि ये यूपी है। ठीक है, यूपी है और यूपी में 1 लाख जनसंख्या है। ठीक है, 1 लाख जनसंख्या है। ठीक है, और वहाँ जो सदस्य हुए हैं निर्वाचित वो कितने हैं? वो हैं 403। ठीक है, कितने सदस्य हैं? 403। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसको एक सम संख्या मान लेते कि यूपी में 1 लाख जनसंख्या और वहाँ जो निर्वाचित सदस्य हैं, कितने सदस्य हैं निर्वाचित? मान लेते हैं कि वो 20 हैं। ठीक है, जनसंख्या कितनी है? एक उदाहरण के तौर पर माना हमने कि वहाँ जनसंख्या है 1000
और निर्वाचित सदस्य हैं वो हैं 20। तो क्या करेंगे हम कि 1 लाख और भाग देंगे 20 का, फिर इस भाग में तो इसका 1000 का भाग लगाएंगे, ठीक है। ऐसे कट जाएगा 1 0 से 1, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 5000, ठीक है। और 1000 से 1 कट जाएगा तो कितना आ गया 5, ठीक है। आया समझ में कि हम टोटल जनसंख्या लेते हैं। अगर किसी स्टेट के, किसी राज्य के विधायक का मत मूल्य निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम वहाँ की जनसंख्या मान लेते हैं कि 1 लाख है, ठीक है, और वहाँ निर्वाचित सदस्य 20 हैं, तो क्या करेंगे उसमें फिर 1000 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5000, ठीक है, और ये 3 0 से ये 3 0, तो कितना आंसर आया 5। तो एक एमएलए का मूल्य कितना निकला? एक एमएलए का मूल्य निकला 5000, एक विधायक के मूल्य निकला 5000। तो यही तो देखा था हमने अभी कि एक विधायक के मूल्य कितना है, वो राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये तो हो गया विधानसभाओं के। अब सांसद, क्योंकि सांसद भी वोट डालते हैं, तो अलग अलग राज्यों में सांसदों की संख्या अलग है, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा तो वहाँ के ज़्यादा, तो उसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे यूपी से 80 सांसद जाते हैं, तो ऐसे ही इनको क्या करते हैं कि इनका प्रतिनिधित्व यानी कि वोट वैल्यू बराबर हो, तो इसलिए हम इनके मतों का भी मूल्य निकालते हैं। तो उसमें क्या लिखते हैं हम, फिर लिखते हैं कि संसद के, यानी कि सांसद के मतों का मूल्य, सांसद के मतों का मूल्य, इसको निकालते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालते हैं कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य का योग। इसमें क्या लिखेंगे, सभी राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य का योग, मतों के मूल्य का योग, ठीक है। तो ये लिखते हैं और फिर लिखते हैं कि निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, किसके? संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। संसद के निर्वाचित कुल सदस्य, कितने? कुल सदस्य, ठीक है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि पहला लिखा है कि संसद के मतों का मूल्य, ठीक है। कैसे निकालने कि राज्य के सभी विधायकों के मतों का मूल्य, जो अभी हमने यूपी का निकाला था, जैसे कितना निकाला था, एक विधायक का मूल्य कितना निकला था, 5 निकला था। अब मान लेते कि वहाँ कितने थे, 20 थे, तो 20 × 5, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो यूपी के विधायकों के मतों का मूल्य कितना होगा, यूपी के एमएलए, तो वो 100 हो गया। ऐसे ही एमपी के होंगे कुछ, ऐसे ही छत्तीसगढ़ के होंगे, सीजी के होंगे, ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के होंगे, केरल के होंगे, कर्नाटक के होंगे, आंध्र प्रदेश के होंगे। तो ऐसे ही 28 राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य होगा। जैसे हमने यूपी का 100 निकाला, अभी 1 का 5 है, तो 20 का 100 हो गया। और फिर कौन कौन बचा इसमें, फिर इसमें बचा दिल्ली हो गया, पौंडीचेरी और इनके, तो जितने भी स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके सभी विधायकों का एक मूल्य निकाल लिया जाता है, ठीक है। वो निकाल लेंगे। और फिर जो संसद के निर्वाचित कुल सदस्य हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य कुल कौन कौन से हैं, अगर इसमें देखें तो राज्यसभा में कितने होते हैं, 245, लेकिन इसमें से 12 मनोनीत होते हैं, तो कितने बच्चे हैं, 233, ठीक है। तो ये 233, राज्यसभा में कितने होते हैं निर्वाचित, 233, और लोकसभा में
राज्यसभा में कितने होते हैं? 233, और लोकसभा में होते हैं आपके, पहले 545 हो गया करते थे, अब ये होते हैं 543। ठीक है, 2 को तो अब चुना ही नहीं जाता है, तो ये कितने हो गए? ये होगा 6, 7 और 7, यानी कि 776। तो ये टोटल होगा। ठीक है, कितना हो गया? 776। किस में? संसद में। ये तो चुने ही जाना है। ठीक है, और फिर क्या है? सभी राज्यों के विधायकों का मतों का मूल्य, तो उसमें वो रख देते हैं। जैसे हमने बताया था अभी के यूपी के कितना निकला? 100 निकला। ठीक है, एमपी का निकालेंगे, मान ले कितनी जनसंख्या हुआ, तो उसके आधार मान ले उसका 80 निकला। ठीक है, ऐसे ही राजस्थान का, ऐसे करके सबका निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम संसद के मतों का मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जब ये निकाल लेंगे तो क्या होता है कि जब भी कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है या उम्मीदवार बनता है, तो उसको एक कोटा पूर्ण करना होता है, यानी कि एक कोटा प्राप्त करना होता है। क्या? कोटा। ठीक है, निर्वाचन कोटा। तो वो कैसे निकलता है? ठीक है, यानी कि उसको निर्वाचित जो कोटा होता है, तो उसको निर्वाचित प्राप्त करने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए निर्वाचित कोटे का प्राप्त करना होता है। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं अपन? उसके लिए हम निकालते हैं कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित कुल सदस्य। ठीक है, निर्वाचित कुल सदस्य बटे सभी राज्यों का समान, इसमें जो निकाला जाता है, इससे क्या होता है कि सभी राज्यों का समान प्रतिनिधि। अगर कोटा की बात करते हैं तो जो उम्मीदवार होता है वो क्या लिखता है कि कुल वैध मत, क्या होता है? कुल वैध मत वटे 1+1, यानी कि ये हो गया आपका 51%। ठीक है, ये क्या होता है? ये कोटा होता है, यानी कि जितने भी वोट पड़ते हैं, मान लेते हैं कि कितना वोट पड़ा है, कुल वैध मत पड़े हैं 1000। ठीक है, तो 1000 का 51 हो गया, तो यानी कि 501, तो ये प्राप्त करना होगा, अनिवार्य है। ठीक है, ये क्या हो गया? कोटा, यानी कि 51%। तो ऐसे कोटा निकालते हैं हम। ठीक है, कुल वैध मतों का, और कुल वैध मत, तो ऐसे हम कोटा निकालते हैं। ठीक है, ये हो गई राष्ट्रपति से। अब एक बार और देख लेते हैं कि क्या है, फिर हम राष्ट्रपति का चुनाव करवाएंगे, और आप यहाँ एकदम क्लियरली कर लेंगे कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप कोई सी भी किताब देख लीजिए तो वो इतनी क्लियरली नहीं बताएगा। वो बता देगा कि ये फॉर्मूला आपको बता देगा कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, कौन कौन उसमें भाग लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो कह देगा कि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होता है। ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? जैसे हमने बताया अभी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब है कि जिस पार्टी का, यानी कि जिस पार्टी को जिस वोट मिलेंगे, जिस परसेंटेज में, यानी कि जिसका अधिक वोट मिले उसका अधिक प्रतिनिधित्व होगा, जिसको कम वोट मिलेंगे उसका कम प्रतिनिधित्व होगा। ठीक है, तो यही होती है अनुपातिक, किस अनुपात में उस पार्टी का प्रतिनिधित्व है पर्टिकुलर क्षेत्र में। ठीक है, अब मान लेते हैं कि कितने वोटर हैं, मान लेते हैं कि उस जगह कितने वोटर हैं? 100 वोटर हैं। ठीक है, 100 वोटर हैं, और वहाँ 20 सीटें हैं, यानी कि 20 पद हैं, चाहे वो एमपी के हों चाहे एमएलए के हों। मैं एक उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं। ठीक है, अब वहाँ 4 पार्टी है, ए एक पार्टी है, बी दूसरी है, सी और डी, ये 4 पार्टी हैं। ठीक है, चारों पार्टी में ए को मिलता है 40%, बी को मिलता है 20%, सी को मिलता है 30% और डी को मिला 10%। एक अज्यूम कर लेते हैं
कि 100 वोट में से 40% इसको गया। तो और कितने पद हैं? 20 पद। तो 40% का मतलब 8, 20 का मतलब 4 और 30 का मतलब 6 और 10 का मतलब 2, क्योंकि इतने पद हैं। तो ए का प्रतिनिधित्व कितना ज़्यादा है, क्योंकि उसके 40% वोट मिला। 40% वोट मिला मतलब कि 20 पद में से 40% उसका, तो 20 का 40% होता है 8%। 8। तो ऐसे ही बी को कितना मिला? 20, तो उसके 4 व्यक्ति उम्मीदवार हो गए और सी को मिला 30 यानी कि 6। तो इसका प्रतिनिधित्व, तो यही होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है। और ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है लिस्ट सिस्टम और एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। अब उनको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, टू दी पॉइंट चीज़ों को देखना है। तो ये बात समझ में आई। फिर होता है कि विधायकों का, यानी कि जो विधायक होते हैं तो उनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है। जो विधायक होते हैं उनके मतों का मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं कि एक विधायक के मत का मूल्य। मान लेते हैं कि यूपी में कितने विधायक बनते हैं, मान लेते हैं 400 बनते हैं। एमपी में मान लेते हैं कि 230 बनते हैं। ठीक है। तो इनके एक मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? तो हम करते हैं कि वहाँ की जो जनसंख्या होती है, जो टोटल पॉपुलेशन होता है, टोटल पॉपुलेशन, और नीचे लिख देते हैं सभी राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य यानी कि टोटल इलेक्टिव मेंबर जो राज्य विधानसभा के होते हैं, उसमें जितने भी कुल, मान लेते हैं कि एक बार उदाहरण से फिर से समझा देते हैं। ठीक है। कैसे? कि जैसे ये यूपी है। ठीक है। क्या है? ये यूपी है। ठीक है। यूपी में मान लेते हैं कि 1 लाख जनसंख्या है। ठीक है। कितनी है? 1 लाख जनसंख्या है, 1 lakhs। ठीक है। और वहाँ 20 क्या है? निर्वाचित सदस्य। 20 क्या है? इलेक्टेड व्यक्ति है, निर्वाचित सदस्य। ये यूपी का। अब यहाँ के एक विधायक के मत का मूल्य निकालना है। यूपी में कितनी जनसंख्या? 1000 है। और वहाँ निर्वाचित सदस्य कितने हैं? वहाँ निर्वाचित सदस्य हैं 20। ठीक है। कितने सदस्य हैं? 20। ठीक है। अब ये तो टोटल होगा 20। अब यहाँ एक विधायक मत का मूल्य निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से चलें तो क्या निकलेगा? तो यहाँ क्या लिखा है कि 1 लाख, तो हम यहाँ 1 लाख लिख लेंगे। ठीक है। अपॉन 20 कितने हैं? 20 निर्वाचित सदस्य हैं। फिर क्या लिखा है इस पर कि 1000 से भाग देना है। ठीक है। किससे देना है? एक सेकेंड। 1 लाख जनसंख्या है। ठीक है। 20 पद है, यानी कि 20 राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, और भाग देना हमको 1000 से। क्यों देना है? क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है यूपी की। मान लेते हैं 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ जितनी भी है, तो और विधायक कितने? बहुत कम होते हैं। तो जो टोटल जो आंकड़ा जो नंबर होता है वो कम करने के लिए हम 1000 से भाग दे दें। ठीक है। ये है, तो इसको काटेंगे 5 और 3 जीरो से ये 3 जीरो, तो कितना आ गया? 5 आ गया। तो 1 MLA का आ गया ये। ठीक है। कितने का आ गया? 1 MLA का। लेकिन कितने MLA है यहाँ? 20। तो हम यहाँ क्या कर देंगे? 20 × 5 और 100। ठीक है। तो ये निकल आया। तो ये क्या होगा? सभी विधायकों का हो गया। ये किसका हो गया? यहाँ हम लिख देंगे कि सभी विधायकों का। ठीक है। ऐसे ही MP का निकाल लेंगे, ऐसे ही हम राजस्थान का निकाल लेंगे, ऐसे ही हम बिहार का निकाल लेंगे, ऐसे ही हम अरुणाचल का, असम का, और इन राज्यों का निकाल लेंगे जो 28 राज्य हैं। ठीक है। अब क्या होता है कि अब आता है कि संसद के सदस्य होते हैं उनके मतों का मूल्य कैसे निकालेंगे? किसके? संसद के मतों का मूल्य कैसे निकालेंगे?
जो संसद के सदस्य होते हैं, ठीक है। जो जब हम संसद के सदस्यों की बात करते हैं तो उनको निकालने के लिए हमको फिर से एक फॉर्मूला लगाना होता है, जिसमें होता है कि सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल। क्या निकालते हैं? सभी राज्यों के विधायकों का, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, ठीक है। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का मूल्य, जैसे हमने और फिर क्या होता है, उसमें भाग देते हैं हम किसका? उसमें भाग देते हैं कि संसद के निर्वाचित कुल सदस्य, संसद के निर्वाचित कुल सदस्य। तो संसद के निर्वाचित कुल सदस्य कितने हो गए? 2 होते हैं उसमें, 2, एक राज्यसभा 233 और लोकसभा में 543, ठीक है। क्योंकि इसमें 12 कौन होते हैं? मनोनीत। तो ये मनोनीत निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जब ये भाग नहीं लेंगे तो इनको घटा देंगे, तो 233 बचेंगे और 543 लोकसभा के, टोटल होगा 776, यानी कि 776, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे ही हमने यूपी का निकाला था, अभी कितना निकला था? सभी विधायकों का 100 निकला था। ऐसे ही मान लेते हैं हमने एमपी का निकाला, 80 निकला। ऐसे ही हमने निकाला कि किसका निकालें? पंजाब का निकाला हमने, तो वहाँ का भी निकला 70। और ऐसे ही हम अरुणाचल प्रदेश का निकालें तो कितना निकला? वहाँ का 60 निकला। कर्नाटक, और ऐसे ही करके हम सबका निकालेंगे। और जो ये टोटल बनेगा, ठीक है, 310, ये जो टोटल बना तो इसको कहाँ रख देंगे? हम इसको यहाँ रख देंगे। और जितने भी 776 हैं तो उनका हम डिवाइड कर देते हैं। तो मतलब ये 100 निकाला है। ये बहुत नंबर में बहुत ज़्यादा होता है, संख्या में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। ऐसे करके हम इसको कर सकते हैं। तो ये क्या निकल गया? विधायकों के और सांसदों के मतों का मूल्य। फिर क्या होता है कि एक कोटा तय किया जाता है कि अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा होता है तो उसको एक कोटा तय प्राप्त करना होता है। कोटा का मतलब होता है कि एक निर्धारित सीमा की इतना वोट होना चाहिए, यानी कि 51% वोट हो। मान लेते हैं कि कितने हैं? 1000 हैं, ठीक है। कोटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ये करते हैं कि कुल वैध मतों की संख्या और नीचे 1+1 का भाग दे देते हैं और +1 जोड़ देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि 51 निकल आता है। कैसे? मान लेते हैं कि वहाँ 1000 कुल वैध मत पड़े। कितने पड़े? कुल वैध मत 1000 पड़े, तो हम यहाँ 1000 लिखेंगे बटे 2 + 1। तो ये कैसे निकलेगा? इसका आंसर आएगा 501। यानी कि अब कोई भी अगर राष्ट्रपति बनेगा, कोई भी अगर उम्मीदवार होगा राष्ट्रपति बनेगा, तो उसे इन कितना प्राप्त करना होगा? 501, ठीक। ये हो गया। अब देखते हैं कि संविधान में क्या लिखा है, यानी कि जो संविधान की भाषा है, जो संविधान में एक्चुअली मतलब लिखा है कि ये मतलब होगा राष्ट्रपति चुनाव का। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें लिखा है कि आर्टिकल जो है तुम्हारा आर्टिकल 55, तो उसमें लिखा है कि निर्वाचक मंडल के, क्या लिखा है? निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। क्या है? एक मत देने का अधिकार है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सिर्फ एक ही वोट दे सकता है, ना कि कितने भी, कि मान लो 1500 या कितने भी इम्पोर्टेंट। तो क्या लिखा कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार है। क्या है? अधिकार है। वे अपनी पसंद के, फर्दर क्या कहता है आर्टिकल? वे अपनी पसंद के उम्मीदवार को क्या कर सकते हैं? वरीयता दे सकते हैं। वरीयता क्रम निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। क्या निर्धारित कर सकते हैं? वरीयता क्रम निर्धारित कर सकते हैं। फिर क्या कहता है कि उसके अनुसार
मत यानी कि वरीयता के अनुसार मिल जाते हैं, फिर उसके अनुसार वोटों को गिना जाता है, यानी कि दिए जाते हैं वरीयता के अनुसार, फिर उनको वोट दिए जाते हैं। फिर निर्वाचित जो होता है, निर्वाचित सदस्य को जब तक कोटा प्राप्त ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, और सबसे कम उम्मीदवार को यानी कि कोटा प्राप्त होने तक, कोटा प्राप्त होने पर, ठीक है, चलती रहती है। और जिसको कम होते हैं, कम व्यक्ति वाले, कम व्यक्ति के मतलब जितने भी वोट मिलते हैं, कम वोट वाले व्यक्ति को क्या करते हैं हम, कम वोट वाले व्यक्ति को हम बाहर कर देते हैं, और उसके जो वोट होते हैं उनका हस्तांतरण कर दिया जाता है, ठीक है। यही आर्टिकल कहता है कि, इसको एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहला तो ये कहता है कि निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार है, फिर वो अपने वोट की वरीयता को निर्धारित कर सकता है, और सभी को कि कैसे कैसे वोट दिए जाएं, ठीक है। और जब तक फिर क्या होता है कि जो उम्मीदवार होता है उसको एक कोटा प्राप्त करना होता है, और जब तक ये कोटा प्राप्त नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जिसको सबसे कम मत प्राप्त होते हैं, कम मत प्राप्त व्यक्ति को या उम्मीदवार को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके जो वोट होते हैं उनको हस्तांतरित अगले उम्मीदवार में कर दिए जाते हैं। कैसे, इसको एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं हम क्या, निर्वाचक मंडल, क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं हम निर्वाचक, ठीक है। मान लेते हैं कि निर्वाचक मंडल है और उसमें कितने वोट हैं, 1000, कितने वोट हैं, 1000 हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसमें अब इसका 1000 है तो इसका कोटा कितना हुआ, कोटा 501 का होगा, ठीक है, कोटा कितना हुआ, 501 का हुआ, ठीक है। अब इसको चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अब मान लेते हैं कि ये पार्टी है, ठीक है, या व्यक्ति है, ठीक है, ये उम्मीदवार है, ठीक है, क्या है, उम्मीदवार, ए बी सी और डी। मान लेते हैं कि ये 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है, ए बी सी डी, एक और मान लेते हैं, अपने ऊपर है, हमने माना कि ये 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है। अब ए B1 वोटर है, कौन है, ये V1 वोटर है, फिर V2 है, V3 है, ऐसे करके ये वोटर हैं, कितने हैं, 1000 हैं, ठीक है, 1000 वोटर हैं। ऐसे करके कितने ने दिया, ये 1000 लोगों ने दे दिया, ठीक है, 1000 लोगों ने दे दिया। अब मान लेते हैं कि ए को क्या बोलते हैं कि ए को B1 ने वोट दिया और ए ने इसको दूसरी वरीयता दी कि ये हमारा दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, हम इसको दूसरी देते हैं। पहली किसको दी, इसने सी को वरीयता दी, ठीक है, पहली किसको दी, सी की, और तीसरी इसने दी डी को, ठीक है, और चौथा बी को, और पांचवा इसको। तो ये क्या है कि उसको एक ही वोट देना है, ठीक है, B1 ने एक ही वोट दिया, लेकिन उसको वरीयता क्रम, वरीयता का मतलब है कि पहला हम सी को देते हैं, पहला किसको दिया उसने, सी को, पहला किसको दिया उसने, सी को, दूसरा किसको दिया, बी को, और तीसरा उसने सी को। ऐसा क्यों
कि उसने कहा कि अगर सी नहीं चुना जाता है, सी अगर नहीं चुना जाता है तो मेरी दूसरी वरीयता किसकी है, ए को। यानी कि इस एकल क्या होता कि मान लो कि ये नहीं चुना जाता तो इसका वोट किसको जाएगा, इसको जा सकता है, इसको भी जा सकता है, इसको और इसको। ठीक है, तो हस्तांतरित हो जाते हैं। ठीक है, ये अब B2 ने वोट दिया, ए ने ए को, सी को एक चुना, बी को दो और डी को तीन। अब B2 की आती है, अब B2 क्या करता है, फिर से ए को एक दे देता है। ठीक है, मेरा वरीयता क्रम में ए पहला है, फिर किसको देता है वो, फिर अगली वरीयता चुनता है और अगली वरीयता में वो बी को 3 चुनता है। ठीक है, और जो सी होता है यानी कि उसको चौथा चुनता है वो। ठीक है, डी को दूसरा चुनता है या पांचवा चुनता है और ऐसे करके उसने ये दे दिया। ठीक है, ए को पहला चुना, बी को तीसरा, सी को चौथा, डी को पांचवा और ऐसे चुना। फिर 3 आता है, 3 क्या करता है कि 2 वरीयता इसको देता है। ठीक है, 1 वरीयता इसको देता है और फिर जो होता है कि 4 वरीयता इसको देता है और फिर 5 इसको देता है और 3 इसको देता है। ऐसे करके ये सारे देते हैं, ये भी देता है, ये भी देता है, ऐसे करके ये सभी को देते हैं। ठीक है, अब देखो अगर एक ही वरीयता वाले देखें तो ए को पहली वरीयता इसने दी। ठीक है, तो ए हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि प्रथम चक्र की गणना होती, क्या होती है कि प्रथम चक्र की गणना होती है। किसकी होती है, प्रथम चक्र की। तो प्रथम चक्र में मानते हैं कि एक ही वरीयता वाले। ठीक है, यानी कि सी क्या होता है कि इसमें वरीयता देखेंगे। अब वरीयता देखें कि एक को किसने वरीयता दी, ए वाले, तो इसने दी, फिर इसने दी और इसने दी, मतलब ऐसे करके देखेंगे। तो पता चला कि ए के हिस्से में 400 वोट आए। कितने वोट आए, 400। बी के हिस्से में कितना आया, 200। बी के हिस्से में कितना आया, 200 आया। ठीक है, सी के हिस्से में लिख देंगे, सी के हिस्से में मान लेते हैं कि 100 आए। ऐसे डी के हिस्से में आए 125 और बचे कुछ ई के हिस्से में आ गए 175। इसका मतलब है कि जो वरीयता क्रम था तो 400 लोगों ने पहले नंबर पे किसको रखा, ए पर, कि 400 लोगों ने ए को रखा। ठीक है, और सी को पहले नंबर पे लिखा इतने लोगों ने। ठीक है, ऐसे करके वरीयता तय होती है। तो ऐसे ही 400 मत ऐसे थे जिनमें पहली वरीयता ए को थी, दूसरी वरीयता बी को थी, तीसरी वरीयता सी को थी। तो ए को 200 मिल गया, बी को 200, सी को 100। फिर अब 400 हो गए, लेकिन कुल वैध मत कितने प्राप्त करना उसको, 1000 का 501, तो ये तो 400 ही हो रहा है ना, अभी भी इसको 101 चाहिए। तो अब इसमें जिसके सबसे कम होंगे, जिसमें सबसे कम होंगे उसको बाहर कर देंगे। तो इसमें सबसे कम किसके हैं, सी के हैं। सी के कितने हैं, 100 हैं, तो इसको हम बाहर कर देंगे। फिर ये 100 वोटों का क्या होगा, 100 वोटों का क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि ये 100 वोट होते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सी है, सी सी सी, ठीक है, 100 है। अब ये 100 वोटों में ये देखा जाएगा कि पहली वरीयता तो इसको ही होगी, एक 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 एक। फिर दूसरी वरीयता देखी जाएगी कि दूसरी वरीयता, मान लेते हैं उसमें दूसरी वरीयता ए को लिखी है। फिर दूसरा वोट उठा के देखा तो उसमें देखा हमने कि दूसरी वरीयता ए को लिखी, तीसरी बी को लिखी और चौथे ने किसको लिखी, उसने भी ई को लिख दी। फिर सी का एक और देखा और उसने किसको लिख दी, बी को लिख दी, सी तो है ही नहीं। तो अब ये जो वोट है 2A, तो ये किस में जुड़ जाएगा, ए वाले में।
टू ए किस में जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें सेकंड वरीयता किसकी थी, ए की। तो ये जो वोट है तो ये किस में जुड़ गया, इसमें 3D, तो ये डी वाले में जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये ई, तो ये ई वाले में जुड़ जाएगा, बी वाले में चला जाएगा। ऐसे होगा, यानी कि जो 100 वोट थे वरीयता के क्रम में, सी को तो बाहर कर दिया तो पहली वरीयता हट गई, लेकिन सी को किसी ने तो दूसरा वोट चुना होगा कि हमारी सी दूसरी वरीयता है, ठीक है। जैसे इसमें 4 चुना, तो जब चौथा आएगा तो 4 वाले को ये चला जाएगा। तो ऐसे ही क्या होगा कि प्रथम वरीयता मान लो कि इसमें इसको मिल गए कितने वोट, 50, तो ये 50 वोट चले जाएंगे, तो एक के कितने होगा, 450 हो गए, ठीक है। इसको मिल गया 20 वोट, तो 220 हो गए, और ऐसे करके ये चलता रहता। अभी भी इसको कितना चाहिए, 51 वोट चाहिए। तो ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ये 501 ना हो जाए, यानी कि वो एक कोटा प्राप्त ना कर ले, ठीक है। जैसे ही वो कोटा प्राप्त कर लेगा तो ये प्रक्रिया खत्म, और अंत में यही सोचा जाता है कि एक व्यक्ति, 2 कैंडिडेट बचेंगे, ए और बी बचेगा, तो ये सोचा जाएगा कि इनमें से किसी एक को कोटा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव प्रक्रिया। बहुत ही जटिल चीज है कि इसमें वरीयता का क्रम बहुत ही जटिल है, इतनी आसानी से समझ नहीं आता है, ठीक है। फिर भी हमने कोशिश की समझने की। तो ये हो गई राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति क्या होता है कि ये प्रक्रिया इतनी जटिल है तो कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, तो आलोचनाएं देखते हैं। तो सबसे पहली तो आलोचना यही होती है कि इसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया है, क्या है, निर्वाचन प्रक्रिया अधिक जटिल है। जटिल होने के कारण क्या होता है कि आम नागरिक नहीं समझ सकता, आम नागरिक नहीं समझ सकता, ठीक है। निर्वाचन प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम नागरिक नहीं समझ सकता। अब आप बताइए कि इतना कौन समझेगा कि कैसे वरीयता क्रम होगा, कैसे वरीयता क्रम होगा। मान लो इसके काम हो गया तो इसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है, और फिर इसके वोट ये पहली वरीयता मतलब दूसरी वरीयता ए को दी थी तो ये ए में जुड़ जाएंगे, बी डी में दी थी तो ये डी वाले में जुड़ जाएंगे। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, इसलिए इसकी एक आलोचना भी की जाती है कि जो प्रक्रिया दी गई है वो बहुत जटिल है। क्या है, बहुत जटिल है, ठीक है, ये आलोचना की जाती है। अगला है इसका कि निर्वाचक जो मंडल होते हैं, क्या होते हैं, पहली तो प्रक्रिया क्या हो गई थी कि जटिल है, ठीक है, और दूसरी क्या है, निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं जरूरी नहीं कि वरीयता वो निर्धारित करें, यानी कि वरीयता का जो निर्धारण होता है बाध्यता नहीं है कि तुम्हें वरीयता क्रम देना ही होगा। कि जैसे हमने देखा था कि ए को V1 ने क्या किया, दूसरी दे दी, सी को तीसरी दे दी, डी को 5वीं दे दी और ई को चौथी दे दी। तो ये वोटर जो V1 है तो इसके ऊपर ये बाध्यता नहीं है कि तुमने मान लो ए को 2 दे दी या ए को 1 दे दी तो अब तुम किसी और को दो, नहीं, वो ए को A1 छोड़ के भी आ सकता है, क्योंकि ये उसके ऊपर नहीं निर्भर करता है। फिर ये तो 2 आलोचनाएं हो गई। और अगर 2 व्यक्तियों के बीच में मान लो ए और बी है, अगर इन दोनों के बीच में मत बराबर हो जाए, मत बराबर हो जाए तो क्या होगा, यानी कि इस जगह संविधान मौन है, इस जगह संविधान मौन है, ठीक है। वो क्या मुद्दे हैं, चुनाव से संबंधित मुद्दे, वो अलग देखेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान यहाँ मौन है कि अगर 2 व्यक्तियों में समान मत पड़ते हैं तो संविधान यहाँ मौन रहता है, ठीक है।
अब देखते हैं कि महाभियोग, ठीक है, राष्ट्रपति को चुन लिया हमने। अब राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए, तो संविधान में एक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं महाभियोग। क्या कहते हैं? महाभियोग, इम्पीचमेंट, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 2 जगह में पाई जाती है, आर्टिकल 56 में और आर्टिकल 61 में, ठीक है। कहाँ पाई जाती है? आर्टिकल 56 में और आर्टिकल 61 में, ठीक है। आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल 56 कहता है कि राष्ट्रपति, अगर 56 की बात करें तो यहाँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके, किसको? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। संबोधित करके क्या दे सकता है? त्यागपत्र दे सकता है कि हमको अब राष्ट्रपति नहीं रहना है, ठीक है। तो क्या कर सकता है वो? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके एक त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा होगा कि वो, यानी कि उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगे कि तुम संविधान के कदाचार पर, ठीक है, तो हम उसको संविधान के कदाचार के आधार पर भी महाभियोग प्रक्रिया लगा सकते हैं, उसे इस आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 56 में एक कहा गया था, ठीक है। अब जो आर्टिकल 61 है तो उसमें क्या है कि उसमें प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, किसकी? कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलेगी, यानी कि उसका स्वरूप, यानी कि वो कैसे क्रिया में आएगी महाभियोग की प्रक्रिया। 56 में तो बता दिया गया कि राष्ट्रपति या तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे दे कि, ठीक है, तब भी वो पदमुक्त हो जाएगा। और दूसरा है कि वो संविधान कदाचार के मामले में, कि उस पर संविधान का कदाचार या संविधान का उल्लंघन जैसा कोई मुद्दा अगर उस पर आरोपित होता है तो उस पर एक महाभियोग प्रक्रिया चलाई जाएगी जिसके तहत वो पदमुक्त हो सकता है, ठीक है। तो ये महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, इस प्रक्रिया को हम अगली क्लास में या लेक्चर में समझेंगे। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। शुक्रिया।